हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 18 यानी पाठ 18, जिसका शीर्षक है चुनौती हिमालय की। ये एक यात्रा वृतांत है और इसको लिखा है श्रीमती सुरेखा पड़ंदी करजी ने। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ संबंधी संपूर्ण व्याख्या और उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ पे हमने पहले आपको बता दिया कि एक यात्रा वृत्तांत है और इस यात्रा वृत्तांत में श्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया, जिसमें इन्होंने अमरनाथ की गुफा का यात्रा किया है। और इस अमरनाथ की गुफा की यात्रा में उनको किन किन परेशानियों से सामना करना पड़ा, क्या क्या झेलना पड़ा, इसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। और अमरनाथ की गुफा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो आइए इसको पढ़ते और समझते हैं। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायन पहुंचे तो वहां के नवयुवक कूली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। यानी जोजिला एक जगह का, एक स्थान का नाम है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो जब उस जोजिला दर्रे से आगे चलकर जवाहरलाल मातायन नामक जगह पर पहुंचे, मातायन किसी स्थान का नाम है, तो वहां के एक कूली ने, जो सामान को ढोने वाले होते हैं उनको कूली बोला जाता है, तो उस एक नवयुवक कूली ने बताया कि साहब सामने उस बर्फ से ढके, यानी जिस जगह पे जवाहरलाल नेहरू खड़े थे उन्हीं के सामने एक बर्फ से ढका हुआ पहाड़ था। तो उस नवयुवक कूली ने बताया कि उसी के पीछे अमरनाथ की गुफा है। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किशन ने कूली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है और साफ दूर भी है। यानी अमरनाथ की गुफा तो उस पर्वत, जो बर्फ से ढका हुआ पर्वत था, पहाड़ तो उसी के पीछे था, लेकिन उसके आगे भी उस कूली ने बताया कि रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। तो फिर जवाहरलाल के साथ ही एक किशन नाम का व्यक्ति था, उसने कूली की बात को काटी और बोली कि चढ़ाई बहुत है और दूर भी बहुत है। तो उनकी बात सुनकर जवाहरलाल ने पूछा, कितनी दूर है? तो कूली ने जल्दी से उत्तर दिया, 8 मील साहब। यानी अभी वहां से जिस स्थान पर जवाहरलाल जी खड़े थे उस स्थान से 8 मील दूर जो है अमरनाथ की गुफा था। तो जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। मतलब जवाहरलाल जी जो थे उनके साथ उनके चचेरे भाई भी उस यात्रा पर गए हुए थे, तो उन्होंने मतलब प्रश्नवाचक दृष्टि डाली कि क्या हमें चलना चाहिए। इस नजरों से उनकी तरफ देखा और बोला, बस तब तो जरूर चलेंगे। अर्थात केवल 8 मील का रास्ता है, तब तो हम जरूर वहां तक चलेंगे। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। यानी जो जवाहरलाल उनके चचेरे भाई थे, ये लोग कश्मीर घूमने के लिए निकले थे, लेकिन जोजिला पास जहां पर पड़ता वहां से आए और लद्दाख के इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी? अर्थात जब इतनी नजदीक आप पहुंचे थे तो वहां से अमरनाथ का रास्ता बहुत ही कम समय में तय किया जा सकता था। इसीलिए उन्होंने विचार किया कि हमें अब अमरनाथ की गुफा तक जाना ही चाहिए। फिर जवाहरलाल रास्तों की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। यानी जब जवाहरलाल जी को बताया गया कि रास्ते कितनी मुश्किल से भरे हैं, कितनी परेशानियां होंगी, तो उन मुश्किलों के बारे में सुनकर उन्होंने अपना इरादा और पक्का कर लिया और उनके अंदर और भी उत्सुकता आने लगी कि मुझे अब यहाँ पे जाना ही चाहिए। तो जवाहरलाल ने जानना चाहा, जवाहरलाल ने आगे प्रश्न किया कि कौन कौन चलेगा हमारे साथ? तो तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूंगा। मेरी भेड़ी जो भेड़े हैं उनको चराने के लिए मेरी बेटी चली जाए। अर्थात जब जवाहरलाल चलने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने अपने इरादे को मजबूत कर लिया, तो पूछा कि हमारे साथ कौन कौन चलने वाला है। तो किशन नाम का जो व्यक्ति था उसने कहा, साहब अर्थात साहब मैं चलूंगा। और जो भेड़े चराने का काम वो करता था उसने कहा, वो काम जो भेड़े चराने वाले काम मेरी बेटी मेरे स्थान पर भेड़ों को चराने चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। यानी जहां पर वो ठहरे थे, अपना डेरा डाला था, जहां वो रुके थे, वहां से बहुत ही सुबह तड़के यानी भोर में ही उन्होंने तैयार हुए और बाहर निकल लिए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। अर्थात आसमान में जो काले काले रात थी, काली काली रात, उस काली काली रातों को सुबह सूर्य निकल रहा था और जब सूर्य उदय होता तो लाल लाल प्रकाश फैलती है, तो उन काली काली रातों को लाल लाल प्रकाश ढक के उजाला फैला रहा था।
तिब्बती पठार का दृश्य निराला था, यानी तिब्बत का जो पठार था उसका दृश्य मतलब वहां देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। अर्थात बहुत दूर दूर तक नजर दौड़ाने पर क्या दिख रहा था? वनस्पति रहित, यानी किसी भी चट्टान के ऊपर कोई भी वनस्पति या पेड़ पौधे नहीं, रहित मतलब नहीं होना, नहीं दिख रहा था और केवल चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास, फीके, बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताश की भांति चमक उठे। यानी जो बर्फ फीके और उदास केवल चट्टान की तरह लग रहे थे, वही सुबह की जब सूर्य की पहली किरण उनको स्पर्श की यानी उनको छुई तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ताश की तरह वे चमक रहे हैं दूर से ही। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो, यानी ग्लेशियर का अर्थ होता है बर्फ का बहुत बड़ा जमाव, यानी बर्फ का कोई बहुत बड़ा सा पहाड़ जिसको ग्लेशियर बोलते हैं। तो दूर से जो छोटे छोटे ग्लेशियर रहते हैं, जो मतलब बर्फ का जो छोटा छोटा पहाड़ था, वे ऐसे लगते थे जैसे स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था जो छोटे छोटे ग्लेशियर है, बर्फ के पहाड़ है, वे श्री जवाहरलाल नेहरू जी का और उनके चचेरे भाई का स्वागत करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए उनके पास आ रही हूँ। सर्द हवा यानी बहुत ही ठंडी ठंडी हवा के जो झोंके थे वे हड्डियों को ठंडक पहुंचा रहे थे। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। यानी बहुत ही ठंड लग रही थी तो श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने दोनों हथेलों को आपस में रगड़ा, जिससे उनको कुछ गर्माहट महसूस हुई और उन्होंने अपने कमर में रस्सी लपेटा और चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। यानी हिमालय का जो दुर्गम यानी कभी न पार होने वाला जो रास्ता था, ऐसे जो है पर्वतमालाएं, जो पर्वत श्रृंखलाएं थी, वे चुनौती दे रही थी श्री जवाहरलाल नेहरू जी को। और जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते? अर्थात कोई भी अगर चुनौती दे तो जवाहरलाल उसको स्वीकार न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया, अर्थात जो उनके भाई थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी के, किशन जो गडेरिया था यानी भेड़ों को चराने का काम किया करता था, और कुली, ये तीनों लोग जो है श्री जवाहरलाल नेहरू की तरह अपनी कमर में उन्होंने रस्सी को बांध लिया। और किशन नाम का जो व्यक्ति गडेरिया था वो अब गाइड बन गया, यानी रास्ता बताने वाला बन गया। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यानी जवाहरलाल को ऐसा लगा कि हमें केवल बस 8 ही मील का रास्ता तो तय करना है, इतनी दूरी तो बहुत ही आसानी से तय कर लेंगे, और वे बहुत ही जोश में आकर चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। यानी अर्थात रास्ता अगर सीधा साधा हो, आसानी वाला हो, तो 8 मील बहुत ज्यादा लंबा रास्ता नहीं है, उसको कोई भी पार कर सकता है। लेकिन पहाड़ी रास्तों पर 8 मील क्या, 8 कदम भी चलना बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम था। एक एक डग भरने में परेशानी, डग यानी पांव आगे बढ़ाने में परेशानियां हो रही थी। एक एक पांव जो आगे बढ़ते जा रहे थे, परेशानियां बढ़ती जा रही थी। रास्ता बहुत वीरान था। वीरान यानी उजाड़, बिल्कुल सूना साना था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन का महसूस हो रहा था। अर्थात बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर, जो पर्वतों के ऊपर कोई भी पेड़ पौधे नहीं थे, जिससे मतलब एक अभाव सा, एक खालीपन सा महसूस हो रहा था कि यहाँ पे किसी चीज की कमी है। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। अर्थात ऐसे वक्त में अगर कहीं पे किसी जगह पे कोई एक हरा भरा पौधा या फूल दिख जाता तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन सभी लोगों की आंखों को ठंडक मिल रही हो। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। यानी बहुत ज्यादा बहुतायत मामले में हमको पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ दिख रही थी, ऐसा इसमें जो है कहा जा रहा है। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। मतलब कहीं भी हरियाली का कोई नामो निशान नहीं था। कहीं एक फूल अगर आंखों के सामने आ जाता तो ऐसा प्रतीत होता कि आंखों को बहुत ठंडक मिल रही है। केवल जो है कि बड़ी बड़ी पथरीली चट्टानें, सफेद बर्फ दिखाई दे रहे थे। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में श्री जवाहरलाल नेहरू, उनके सभी साथियों को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। एक ओर सू सू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। अर्थात सू सू करके जो ठंडी ठंडी बर्फीली हवा चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो बदन को काटती जा रही है, और दूसरी तरफ जो है उनके शरीर को तरोताजा भी कर रही थी और उनको स्फूर्ति यानी उत्साह भी प्रदान कर रही थी।
जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अर्थात जवाहरलाल जो थे वो बढ़ते ही जा रहे थे आगे, और जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए उनको सांस लेने में परेशानियां यानी दिक्कत होने लगी। एक कूली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। अर्थात स्टूडेंट, जब हम किसी ऊंची चढ़ाई पे चढ़ते हैं तो जो ऑक्सीजन का स्तर होता है वो कम होता जाता है, तो इसीलिए ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में परेशानियां होने लगी थी जवाहरलाल को। और एक कूली जो था उसकी नाक से खून बहने लगा था। तो श्री जवाहरलाल जी ने उनका उपचार किया, उसको ट्रीटमेंट दिया, और उन्हें खुद भी महसूस हो रहा था कि उनकी कानपट्टी यानी कान की नस जो है वो तन रही है, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके दिमाग में खून चढ़ गया हो। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला, अर्थात उनका हौसला और बढ़ता ही गया। वो आगे बढ़ के जो पीछे आने का उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। थोड़ी ही देर में बर्फ पड़ने लगी, फिसलन बढ़ गई, चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई, यानी इतना जो है पार करने के बाद भी बस क्या था, थोड़े ही वक्त में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने लगी और पैर फिसलने लगे। यानी पथरीला रास्ता था, उस पर बर्फ गिर रही थी तो पैर जो है फिसल रहे थे, फिसलन बढ़ गई थी, चलना और भी कठिन हो गया था। और एक तरफ तो सभी लोग थक गए थे और दूसरी तरफ जो चढ़ान बहुत ही सीधी थी। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। अर्थात इतनी ज्यादा मुश्किलें तो आगे से थी। तभी सामने एक बहुत ही बड़ा बर्फीला मैदान नजर आया। मतलब वो बिल्कुल मैदान सा रास्ता था और बर्फों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि चारों ओर हिम शिखरों से घिरा, यानी वो बीच में बर्फ का स्थान, उसके चारों तरफ जो है हिम यानी पहाड़ों से घिरा हुआ मैदान जो देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था किसी देवता का मुकुट रखा हो। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी, आंखों और मन को तरोताजा कर गई। यानी ये जो प्रकृति का जो बहुत ही खूबसूरत नजारा था, छटा था, उसको देखकर जो सब लोग वहां चढ़ाई करने वाले थे उनकी आंख और मन सब तरोताजा हो गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस एक झलक दिखलाई थी उन सभी लोगों के सामने, वो प्रकट हुई थी और फिर एक ही झलक दिखलाकर वो ओझल भी हो गई, यानी गायब हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। यानी उनको चढ़ाई चढ़ते चढ़ते दिन के 12 बज गए थे, दोपहर के 12 बज गए थे, और वे सभी लोग सुबह 4 बजे से ही लगातार चढ़ाई करने का काम कर रहे थे। मतलब अनुमान इसमें लगाया जा रहा है कि लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त उन्होंने चढ़ाई कर ली थी। आगे है अमरनाथ से भी ऊपर, यानी अमरनाथ की गुफा से ऊपर वो लोग पहुंच गए थे, ऐसा अनुमान लग रहा है। पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। यानी अमरनाथ की गुफा तो बस 8 मील दूर थी जहां से उन्होंने रास्ता तय किया था, लेकिन इतनी ऊंची चढ़ाई करने के बाद भी उनको अमरनाथ की गुफा नहीं दिख रही थी। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था, न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। अर्थात इतनी ज्यादा परेशानियां आने के बाद भी जवाहरलाल की जो चाल थी, उनके चाल में कोई भी ढीलापन नहीं था, ना तो उनका बदन सुस्त हुआ था, क्योंकि हिमालय ने जो चुनौती उनको दी थी उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया था। निर्गम यानी एक भी जो है कदम न चल पाने वाले पथ पर रास्ते को पार करने का उनका उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। तो साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कूली ने कहा। यानी एक कूली ने कहा कि साहब अब हमें वापस लौट चलना चाहिए, हम अपने कैंप के पास पहुंचते पहुंचते हमारा जो दिन डूब जाएगा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। यानी कूली के द्वारा कही गई बात उनको बिल्कुल नहीं भाई, और उन्होंने कहा लेकिन अभी तो हम अमरनाथ तक पहुंच भी नहीं पाए हैं। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है, किशन बीच में बोल पड़ा। यानी जवाहरलाल की बातें सुन के किशन बीच में बोला कि अमरनाथ की गुफा तो जो दूर बर्फ का मैदान दिख रहा उसके पार है। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है, कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कूलियों को उत्साहित किया।
यानी जवाहरलाल ने जब सुना कि बस आधा मील चढ़ाई और रह गई तो वे बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो गए। बोले हमने तो सारी चढ़ाई पार कर ली है, आधी मील बस रास्ता बाकी है तो उसको भी पार कर लेंगे। ये कहते उन्होंने जो थक गए थे कूली सब, उनको उत्साहित करने का काम किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिख रहा था, उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता है। जवाहरलाल फुर्ती से आगे बढ़ते जा रहे थे। यानी जहां पर इस समय वे लोग पहुंच चुके थे उनके सामने ही बर्फ का सपाट सा बिल्कुल समतल सा मैदान दिखाई दे रहा था, और उस मैदान को पार करके अगर नीचे उतरते हैं वे लोग तब वहां पे गुफा तक वे सब पहुंच सकते थे। तो ये जानकर जवाहरलाल बहुत ही फुर्ती से, मतलब बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। यानी जो मैदान था वो सपाट नहीं था, वो तो बर्फ ने उसको सपाट बना दिया था बर्फ के ढकने की वजह से, बल्कि वो जो मैदान था वो उबड़ खाबड़ था, उसमें गड्ढे गुड्ढे थे जो बर्फ से ढक गई थी और बिल्कुल सपाट दिख रही थी। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। मतलब जो ताजी बर्फ पड़ी थी वे उबड़ खाबड़ रास्तों को बिल्कुल एक चद्दर की तरह ढककर समान बना दी थी। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। यानी बहुत गहरी गहरी खाइयां उस रास्ते पर थी, गड्ढे बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे जिसको बर्फ ने ढक दिया था, और बहुत ही गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई जो है वो मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। यानी इतनी मुश्किल भरे रास्ते में भी जो है श्री जवाहरलाल नेहरू को मजा आ रहा था। वे बहुत ही जो है कि अच्छे से उन रास्तों को पार करते हुए जा रहे थे। तभी उनको क्या दिखा कि बहुत बड़ी सी गहरी सी खाई है, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो गहरी खाई जो है सभी को निगलने के लिए तैयार है। तभी अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। अर्थात श्री जवाहरलाल नेहरू को जो खाई दिखी थी उसी खाई में उनका पैर फिसला और उसी में गिर गए। किशन चीखा, सांप गिर गए। जवाहर, भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े। यानी श्री जवाहरलाल नेहरू उस खाई में गिर गए थे, तो जिसको गिरते हुए किशन ने देख लिया था, वे चीखा, वो बोला कि सांप गिर गए। तो श्री जवाहरलाल नेहरू के जो चचेरे भाई थे उन्होंने जवाहर करके ऐसा चीखा कि ऐसा प्रतीत हुआ कि जो पूरी वादी की शांति थी वो भंग हो गई, और जवाहर जवाहर आवाज जो चारों तरफ गूंजने लगी। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कमर कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। मतलब उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हल्का सा झटका लगा और वे उस जो है रस्सी में बंधे ही हवा में लटक रहे थे। उनको चारों तरफ चट्टाने चट्टाने दिख रही थी, नीचे अपनी गहरी खाई दिख रही थी। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने रस्सी को बहुत कस के पकड़ा था, क्योंकि वही उनका एकमात्र सहारा था उनके बचने का। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। अर्थात जब से जवाहरलाल नेहरू जी के भाई ने उनको पुकारा तो जवाहरलाल जी ने मुंह ऊपर उठा के देखा तो उनको कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। सबके चेहरे धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे, और उनके भाई ने कहा कि हम तुमको ऊपर खींच रहे हैं, तुम रस्सी कस के पकड़े रहना। उनके भाई ने उनको हिदायत दी, नहीं चेतावनी दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा, जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। यानी इतनी मुश्किल में पड़ने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत को छोड़ा नहीं और बोले कि भाई मैं अपने पैर को चट्टान पर जमा लेता हूँ, उसके बाद आप हमें खींचिए। फिर वो धीरे से जो अपने पैरों को एक चट्टान पे किसी तरह उन्होंने अपने आप को जमाया, और जब उनके पैर किसी चट्टान की धरती से जम गए तो उनको बहुत ही ज्यादा हिम्मत मिली। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इतना कहा और मजबूती से रस्सी पकड़कर एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे सरक जाता तो मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते। मतलब उनको ऊपर खींचना इतना आसान नहीं था, ये उनको खाई से बाहर निकालने में काफी परेशानियां भी
जो झेलनी पड़ी। रस्सी से हथेलियां जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कूली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। सब चोट तो नहीं आई? एक कूली ने पूछा। अर्थात जब सही सलामत श्री जवाहरलाल नेहरू जिस खाई से बाहर निकल आए तो उन्होंने फिर से झांक कर खाई में देखा। मतलब ऐसा लग रहा था कि अगर इसमें कोई गिर जाएगा तो बिल्कुल नहीं बचेगा, यानी उनकी इतनी गहरी खाई थी। फिर श्री जवाहरलाल नेहरू जी के भाई ने सांस लिया, गहरी सांस लिया और भगवान को जो शुक्रिया किया। तो एक कुली ने पूछा, साहब आपको चोट तो नहीं आई है? गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे में हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। अर्थात इतना बड़ा हादसा उनके साथ घटित होने के बाद भी उनका जो जोश था वो कम नहीं हुआ था। उनका जोश जबकि और बढ़ गया और वो आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। मतलब आगे आने वाले रास्ते में इस तरह की गहरी गहरी चौड़ी चौड़ी खाइयां बहुत ज्यादा पैमाने पर थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अर्थात जो खाइयों को पार करने का उनके पास बहुत उचित और सही तरीका नहीं था, सामान नहीं था, तो इन सब के अभाव में उनको निराश होकर के अपने अमरनाथ तक के सफर को अधूरा छोड़कर ही वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। यानी हिमालय की ऊंचाइयां जो थी वे उनको बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती थी, लुभाती थी, और वे अमरनाथ पहुंचने का सपना अपना पूरा नहीं कर पाए। लेकिन हिमालय की जो ऊंचाइयां थी वे जवाहरलाल को अपनी तरफ खींचती ही रहती थी। तो ये है स्टूडेंट इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या, उसके कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। तो मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।